हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। और आज इस वीडियो में हम लोग भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं जो संवैधानिक निकाय के, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ओके, तो ये जो पद है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, यानी कैग का पद जो है, इससे कुछ क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है। और ये अगर अपना त्यागपत्र देना चाहेंगे तो किसे देंगे, इनको शपथ कौन दिलवाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, या संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उससे संबंधित ये नोट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोट है। और इसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पर सुनेंगे हमारे साथ, तो आपको याद हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कैग है, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो संविधान में जो कैग है इसकी परिकल्पना नियंत्रक के साथ साथ में महालेखा परीक्षक के रूप में की गई है। लेकिन ऐसा पाया गया कि व्यवहार में जो कैग है वो केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभा पाता है, का निर्वाह कर पा रहा है। क्यों नियंत्रक की, क्यों नहीं पूरी तरीके से नियंत्रक की? इसलिए नहीं क्योंकि जैसे बहुत सारे विभाग हैं जो वो भारत की संचित निधि से धन निकाल सकते हैं, चेक जारी करके वहाँ से धन निकाल सकते हैं। तो धन निकालने में कैग की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन कैग जो है वो कहाँ पर अपनी भूमिका अदा कर सकता है? उनकी लेखा परीक्षा में, उसको ऑडिट करने में, कि उसका व्यय कहाँ पर किया गया है उस धन का, इस बारे में किया जा सकता है। तो ठीक है, संविधान में इसका वर्णन, चूँकि सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? संविधान के भाग 5 में, ठीक है। तो भाग याद रखिएगा। हालांकि यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यूपीएससी में तो ये फैक्ट इस तरीके से नहीं पूछा जाता अनुच्छेद वगैरह, लेकिन स्टेट पीएससी में पूछा जा सकता है। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए मेंस परीक्षा में अगर पूछ दिया जाता है इससे, तो आप लिख सकें, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है कि संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक कैग का उल्लेख किया गया है। देखिए शॉर्ट में यहाँ पे कैग मैंने लिख दिया है। हालांकि जब आप एग्जाम में अगर लिखेंगे मेंस परीक्षा में, तो पूरा हिंदी में ही लिखेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेट पीएससी में पूछा जा सकता है कहीं भी। तो अनुच्छेद 148 में दिया गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, यानी इसके पद का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 148 में। और इसके कार्य और शक्तियों का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 149 में किया गया। बस आप इतना याद रखें, यानी भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ये इसके पद का उल्लेख किया गया 148 अनुच्छेद में, और अनुच्छेद 149 में इनके कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके बाद है कि यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह मतलब कैग, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है, ठीक है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने, लोक वित्त यानी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका संरक्षक होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि पिछले वर्ष के जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें लिखा होगा कि लोक वित्त का संरक्षक किसे माना जाता है। तो 4 ऑप्शन होंगे वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे 4 ऑप्शन अलग अलग से दिए होंगे, तो उनमें एक होगा कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर होता है। यानी जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वह केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के संबंध में। कैग की नियुक्ति यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। और इनको शपथ जो है, कैग को शपथ कौन दिलवाता है? वो भी राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं। और कार्यकाल कार्यकाल कितने वर्ष का होता है इनका? कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है, या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
तो जो भी पहले हो का मतलब क्या हुआ? कुछ लोग पूछते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर या 6 वर्ष तक तो रहेगा ही। अगर किसी की उम्र मान लो ज़्यादा है, अब मान लो कोई 62 साल का है और उसको कैग के रूप में उसकी नियुक्ति कर दी गई, तो अब वो सिर्फ 3 साल तक ही रहेगा वहाँ पर। यानी 65 वर्ष की उम्र को क्रॉस नहीं करेगा कोई भी वहाँ पर। ठीक है। अगर उम्र कम है, जैसे मान लो कि किसी की उम्र 55 वर्ष है, तब तो वो 61 ईयर्स तक रहेगा वहाँ पर, यानी 6 वर्ष अपने पूरे कर लेगा। लेकिन अगर उम्र ज़्यादा है तो 65 वर्ष की उम्र को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है जो भी पहले हो। अच्छा, त्याग पत्र। अगर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अगर चाहे त्याग पत्र देना तो वो किसे देगा? इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो वो त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को ही अपना सौंपेंगे। पद से हटाना, इन्हें पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है। तो इसे किस प्रकार से हटाया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि उसे उसी रीति व उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है, उसी रीति व उन्हीं आधारों पर जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। ठीक है। इसका मतलब है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है ये पद। ओके। इसके बाद है कि इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती हैं विधि बनाकर। इसका वेतन जो होता है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर तो चूंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत टफ बना दिया जाता है। वहाँ पे उच्चतम की जगह उच्च न्यायालय लिख देंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि सेवानिवृत्ति या पद छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये प्रावधान ऐसा क्यों किया जाता है कि भाई जब तक ये अपने पद पर रहेंगे, उसके बाद जब ये पद छोड़ेंगे तो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये व्यवस्था इसलिए की गई ताकि ये अपना काम जो है निष्पक्ष रूप से कर सकें। ठीक है। तो बाद में चूंकि इनको कोई पद ग्रहण करना ही नहीं होता है, तो ये किसी के फेवर में काम नहीं करेंगे, पूरी स्वतंत्रता से ये कार्य करेंगे। ठीक है। इसके बाद है कि हाँ, नियुक्ति के पश्चात इनकी सेवा शर्तें या वेतन या पेंशन आदि में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। कैग तथा उसके कर्मचारियों के वेतन तथा प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो इनका वेतन और इनके प्रशासनिक व्यय वो किस पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। संसद में इस पर मतदान नहीं हो सकता। ओके, अब बात करते हैं इनके कर्तव्य और शक्तियाँ। तो कैग के जो कर्तव्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं इनके बारे में, वह भारत की संचित निधि तथा लोक लेखा के साथ साथ सभी राज्यों की आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से किए गए सभी तरह के व्यय का लेखा परीक्षण करता है। इसके बाद है कि वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र जहाँ विधानसभा हो के सभी व्यय संबंधी लेखाओं का लेखा परीक्षण करता है। जो मुख्य कार्य होता है, यहाँ पे आपको बता दें कि जो मुख्य कार्य होता है कैग का, वो आय और व्यय का लेखा जोखा करना होता है कि कोई भी धन है तो चूंकि वो सार्वजनिक है, लोक वित्त है, तो उसको किस प्रकार से खर्च किया गया है, इसका लोका जोखा करना इनका कार्य होता है। वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है। ठीक है, चाहे राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर चाहें तो किसी प्राधिकरण या निकाय के बारे में लेखा परीक्षा के बारे में उनसे कह सकते हैं। वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखाओं को किस प्रारूप में रखा जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति या जब भी चाहें तो उनसे सलाह भी ले सकते हैं। वह का मतलब कैग यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में कौन भूमिका अदा करता है? वो भी कैग ही करता है। वह निम्नलिखित प्राप्तियों तथा व्ययों
व्यय यानी खर्च का भी लेखा परीक्षण करता है। तो जैसे कि सरकारी कंपनियां हो गई या फिर ऐसे प्राधिकरण और निकाय जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार से अनुदान मिलता हो, अनुदान यानी सब्सिडी, यदि संबद्ध नियमों के तहत आवश्यक हो तो अन्य निगमों या निकायों का लेखा परीक्षण करना। ठीक है, तो ये कार्य भी कैग का होता है। इसके बाद है कि वह किसी कर या शुल्क के आगमों यानी नेट प्रोसीड्स का निर्धारण तथा प्रमाणन करता है। तो इस शुद्ध आगमों का मतलब हुआ है कि जो टैक्स यानी कर, शुद्ध आगमों का यहाँ पर अर्थ हुआ कि कर या शुल्क की जो प्राप्तियां होती हैं उनको संग्रह करने में जो लागत लगती है उसको सम्मिलित नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया शुद्ध आगम। ठीक है, ओके नेक्स्ट दूसरा इसके बाद जो पॉइंट है वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को तथा राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ लें। अच्छा, राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं कि उसको संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखते हैं या रखवाते हैं, और राज्य में राज्यपाल महोदय जो है वो विधानमंडल के सभापटल पर रखवाते हैं उसको। ठीक है, इसके बाद है कि अच्छा राष्ट्रपति को ये कितने प्रतिवेदन कितने प्रकार की रिपोर्ट सौंपते हैं। वह राष्ट्रपति को, वह मतलब कैग, राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आया है प्रतिवेदन, तो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं, नए नए जब प्रिपरेशन करते हैं तो ये शब्द बहुत परेशान करते हैं उन्हें। प्रतिवेदन का अर्थ होता है रिपोर्ट, बहुत आसान शब्द है, लेकिन रिपोर्ट चूँकि इंग्लिश शब्द है ना तो उसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो प्रतिवेदन। एक लिस्ट मैंने बनाई है इस प्रकार के शब्दों की, वो जब पूरी हो जाएगी, पूरी मतलब एक पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी, तब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ हिंदी के जो कठिन शब्द हैं, ठीक है, उनके मतलब क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग्स क्या है। ओके, तो वह राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जैसे कि विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन। ठीक है, 3 प्रकार की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। कौन, कैग। राष्ट्रपति इन तीनों प्रतिवेदनों को संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखता है। संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों के सभापटल पर रखवाता है। कौन, राष्ट्रपति महोदय रखवाते हैं। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे कि तो सबसे ज़्यादा आपको याद क्या रखना है कि एक तो अगर स्टेट पीएससी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, पीसीएस एग्ज़ाम्स में, तो आप इनके अनुच्छेद भी याद कर लें कि 148 से 151 तक उल्लेख किया गया है, जिसमें इनके जो कैग के पद का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 148 में किया गया है और कार्य एवं शक्तियों का 149 में किया गया है। ठीक है, वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर थे कि कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है और 65 या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक के लिए होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देते हैं, शपथ जो है वो भी राष्ट्रपति महोदय ही दिलवाते हैं। पद से हटाया जा सकता है, पद से कोई भी इन्हें डायरेक्ट नहीं हटा सकता, पद से उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिन्हें हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो ये हमारा आज का लेसन कैसा रहा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे।